सचिव सहकारिता मंत्रालय डॉक्टर राजगोपाल देवड़ा जी, अधिक मुख्य सचिव सहकारिता महाराष्ट्र श्री पंकज बंसल जी, और आज महाराष्ट्र और देश भर से आए हुए सभी सहकारी कार्यकर्ताओं को मेरा राम राम नमस्कार। मित्रों, सबसे पहले तो मैं सहकारिता की काशी ऐसे महाराष्ट्र में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। आज ये 3 कार्यक्रम प्रमुख रूप से यहां आयोजित हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष की शुरुआत आज इसी कार्यक्रम से होने जा रही है। यहां पर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का अम्ब्रेला संगठन जो बनने की कई सालों से हम राह देख रहे थे, आज उसके कार्यालय का उद्घाटन भी हो रहा है। और हमने जो 2 लाख से ज्यादा पैक्स बनाने का लक्ष्य रखा है, हर गांव में एक सहकारिता संस्था, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए पहले 10,000 पैक्स जो बन चुके हैं, इनका ट्रेनिंग का, प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी आज यहां पर शुरू हो रहा है। ये तीनों कार्यक्रम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आप सभी जानते, पत्रकार मित्र जरा बैठ जाइए, सेट कर भैया, मैं यहीं बैठकर बोलने वाला, यहीं खड़ा रहकर बोलने वाला हूं, बैठ जाइए प्लीज। आप सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का उद्घाटन भारत मंडपम में देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उसके बाद सहकारिता मंत्रालय ने भारत में सहकारिता वर्ष की मनाने के लिए ढेर सारी बैठक करने के बाद एक कार्यक्रम तय किया है 12 महीने का। इसका आज उद्घाटन होने जा रहा है। कई बार कई प्रकार के वर्ष मनाए जाते हैं, जिसमें सिर्फ सार्वजनिक कार्यक्रम, चर्चाएं और कुछ टोकनिज्म कर वर्ष को मनाने का कार्यक्रम होता है। परंतु मैं आज देश भर के 8,000 संस्थाओं में फैले भारत के सहकारिता परिवार को एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सहकारिता वर्ष भारत जिस तरह से मनाएगा, इसके बाद भारत में सहकारिता अनेक कदम आगे बढ़ जाएगी, इसमें किसी को संशय रखने की जरूरत नहीं। यही वर्ष के अंदर सहकारिता के विस्तार के लिए हम काम करेंगे। सहकारिता क्षेत्र के अंदर शिस्त और शुचिता आए, इसके लिए भी काम करेंगे। यही वर्ष के अंदर सहकारी संस्थाएं समृद्ध बने, इसके लिए भी काम करेंगे। और यही वर्ष के अंदर कई नए क्षेत्र के अंदर सहकारिता की रीच बढ़े और भारत का हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से सहकारिता से जुड़े, इस दिशा में हम बहुत आगे बढ़ेंगे। ये सब चर्चा, चिंतन और फैसले कर ये सहकारिता वर्ष के कैलेंडर को बनाने का काम भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय ने किया है। और मेरे पूरे विश्वास के साथ कह सकता कि जब सहकारिता वर्ष समाप्त होगा 31 दिसंबर 2025 को, हमारी सहकारिता का विकास सिमेट्रिक भी होगा, समावेशी भी होगा और सहकार के समृद्धि के हमारे लक्ष्य को बड़े हद तक हम सिद्ध कर चुके होंगे। हमारे देश में सहकारिता एक कोई नया विचार नहीं, बहुत पुराना, शायद विश्व में सबसे पुराना सहकारिता का विचार अगर कहीं पर पनपा तो हमारे भारत में पनपा। और मैं आज आप सभी को बताने आया हूं
कि मोदी जी का जो लक्ष्य है, दुनिया की तीसरे नंबर की आर्थिक शक्ति बनना और 2047 तक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनना, ये दोनों लक्ष्यों की पूर्ति में सहकारिता क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। ये आप विश्वास से मानकर चलना। सहकारिता क्षेत्र सामाजिक समरसता, समानता और समावेशिता, ये तीनों सिद्धांत के साथ आगे बढ़ेगा और इसी प्रकार से इसका हमने डिजाइन किया है। आज यहां पर सहकारी बैंकों के अम्ब्रेला संगठन राष्ट्रीय सहकारी वित्त एवं विकास निगम, इसके कॉरपोरेट कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन किया है। यहां अर्बन बैंकों के फेडरेशन के सभी लोग भी बैठे हैं। कुछ प्रमुख अर्बन बैंकों के चेयरमैन और एमडी भी बैठे हैं। मगर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, इतने छोटे से कार्यालय से कुछ नहीं होना है। ये टेम्पररी कार्यालय है। बहुत जल्द ही अम्ब्रेला संगठन का एक भवन बनाकर देश में नई सहकारी बैंकों की श्रृंखला बनाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। आज यहां पर 10,000 पैक्स जो रजिस्टर किए हैं, इसके लिए भी मैं बाद में बात करूंगा। पहले मैं अम्ब्रेला संगठन के लिए बात करना चाहता हूं। ये अम्ब्रेला संगठन है, मल्टी डायमेंशनल फायदा अपने अर्बन कोऑपरेटिव सेक्टर को देगा। एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और सारी कोऑपरेटिव बैंकों के लिए अलग थलग कोर बैंकिंग सिस्टम से हटकर एक एकीकृत प्लेटफॉर्म पर ले जाकर राष्ट्रीय स्तर पर क्लियरिंग की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। ये काम अम्ब्रेला संगठन का है। जितनी भी शेड्यूल्ड बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं और प्राइवेट बैंक है, ये जितनी भी बैंकिंग सेवाएं दे रही है, 3 साल के अंदर हमारी सभी शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक ये सभी सेवाओं से युक्त होगी। इससे हमारा काम का विस्तार होगा। डिजिटल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन लेन देन और विदेश के साथ व्यापार, ये सारी गतिविधियां अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में समाहित हो, इस प्रकार का कार्य का आयोजन ये अम्ब्रेला संगठन करेगा। और इसके साथ साथ संसाधनों का बेहतर उपयोग, बैंकिंग प्रक्रिया में सुधार और अकाउंटिंग सिस्टम सभी कोऑपरेटिव बैंकों की एक करना, ये इसका लक्ष्य रहेगा। भारत में कुल मिलाकर 1465 शहरी सरकारी बैंक हैं और उसमें आधे बैंक लगभग गुजरात और महाराष्ट्र में, 49 शेड्यूल्ड बैंक हैं और देश में 8,25,000 से ज्यादा सहकारी संस्थाएं हैं। आने वाले दिनों में पूरे देश में एक एक्सपेरिमेंट हमने अभी गुजरात में किया है, कोऑपरेशन अमॉन्ग्स कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव संस्थाओं का सारा लेन देन और वित्तीय व्यवहार कोऑपरेटिव संस्थाओं के साथ ही रहेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तो प्राथमिक नतीजे मिले हैं, मगर कोऑपरेशन अमॉन्ग्स कोऑपरेटिव एक बहुत बड़ी सफलता हासिल करेगा जब कोऑपरेशन अमॉन्ग्स कोऑपरेटिव देश के सभी राज्यों में धरातल पर उतरेगा। तब कोऑपरेटिव सेक्टर अपने आप में आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर क्षेत्र बनेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। बैंकों के, अर्बन बैंकों के ढेर सारे मसले हमने रिजर्व बैंक के साथ समाप्त किए हैं और कई सारी नई सेवाएं भी उसके साथ जोड़ी हैं। मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि
पीएसएल के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमारी समय मर्यादा बढ़ी। बहुत सालों से एक भी ब्रांच नहीं खुली थी, अब उसकी शुरुआत हुई है। इससे कोई हमें संतोष नहीं है, परंतु शुरुआत हुई। आवास ऋण की सीमा दो गुना बढ़ाई गई है और रिहायशी आवास क्षेत्र को ऋण देकर व्यापार का विविधीकरण भी आज बढ़ाया गया है। इसके साथ साथ 85% जोखिम का कवरेज सहकारी बैंकों को क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज में लेकर देने का हमने काम किया है और आने वाले दिनों में अम्ब्रेला संगठन को मजबूत कर उसको ढंग से शुरू कर हम विश्वास को भी बढ़ाएंगे, व्यापार को भी बढ़ाएंगे और हमारी सभी अड़चनों को दूर करने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, आज मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज 10,000 पैक्स इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हो रहा है। ये 10,000 पैक्स, 10,000 पैक्स नए बने, नए बायलॉज से बने। अब सभी पैक्स का बायलॉज मल्टी डायमेंशनल बायलॉज, मॉडल बायलॉज देश भर में स्वीकार कर लिया गया है और ये 10,000 पैक्स एक नई शुरुआत है। हम चाहते हैं कि देश की हर पंचायत में एक पैक्स हो और इसके लिए पैक्स की वायबिलिटी के लिए हमने मॉडल बायलॉज बनाया जिसको देश की सभी सरकारों ने स्वीकार किया है। अब मॉडल बायलॉज के तहत पैक्स डेयरी का भी काम कर सकते हैं, पैक्स मछुआरा समिति भी बन सकते हैं, पैक्स गैस की एजेंसी भी ले सकते हैं, पैक्स पेट्रोल पंप भी चला सकते हैं, पैक्स सस्ते अनाज की दुकान भी कर सकते हैं, पैक्स दवाइयों की दुकान भी खोल सकते हैं, पैक्स जल जीवन मिशन के जल के वितरण के अंदर भी काम कर सकते हैं, पैक्स भंडारण का भी काम कर सकते हैं, पैक्स फर्टिलाइजर का एजेंट भी बन सकते हैं और पैक्स बीज उत्पादन का भी काम करते हैं। ढेर सारी नई गतिविधियां हमने पैक्स के साथ जोड़ी, मगर आज मैं इस मंच से भारत के सभी पैक्स के संचालकों को कहना चाहता हूं कि हमने टेक्नोलॉजी को स्वीकार करना पड़ेगा। भारत सरकार ने 2500 करोड़ रुपया खर्च कर हर पैक्स को एक कंप्यूटर दिया है, एक सॉफ्टवेयर दिया है और इस ढेर सारी गतिविधियों को आपके साथ जोड़ने का प्रयास किया है, मगर इसको अच्छे से अंजाम तक ले जाने वाला प्रोफेशनल कर्मचारी अगर हमारे पैक्स में नहीं होगा तो ये नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है कि पैक्स में प्रोफेशनलिज्म लाइए और पैक्स के माध्यम से पूरे सहकारिता क्षेत्र को आप मजबूत करिए। मैं आपको विश्वास से बताता हूं, आज सहकारिता मंत्रालय ने हर गांव का सहकारी संस्थाओं का डेटा रजिस्टर कर लिया है। आज मेरे कार्यालय में एक राज्य में कितनी सहकारी संस्था है, एक जिले में कितनी है, एक तहसील में कितनी है और एक गांव में कितनी है, इसकी पूरी सूची कंप्यूटर पर उपलब्ध है, डैशबोर्ड पर है। और इसके कारण किस क्षेत्र में पैक्स बनाना है, किस क्षेत्र में डेयरी बनानी है, किस क्षेत्र में मछुआरा समिति बनानी है, कहां क्रेडिट सोसाइटी बनाना है, कहां अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बनाना है, ये सारी चीजें आज टिप पर पड़ी है। परंतु चाहे बैंक हो या पैक्स, हमने विश्वास के साथ नई पीढ़ी के तकनीक के जानने वाले युवाओं को साथ में लाना पड़ेगा, उनको काम में जोड़ना पड़ेगा और तभी जाकर हम सहकारिता को आत्मनिर्भर कर पाएंगे। भाइयों और बहनों, महाराष्ट्र में आया हूं तब जरूर कहना चाहता हूं, मैंने सुबह भी एक जगह भी कहा है, महाराष्ट्र के कुछ नेताओं ने सहकारिता का उपयोग किया
सहकारिता को मदद कभी नहीं किया। मगर मैं आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, नरेंद्र मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार की ये डबल इंजन जो सरकार है, वो महाराष्ट्र को सहकारिता का काशी सच अर्थ में बनाकर रखेगी। हर गांव में रोजगारी का कोई जरिया इस जमाने में हो सकता है तो कोऑपरेटिव ही हो सकता है। कृषि के अंदर नए आयाम जोड़ना, कृषि की उपजों के मार्केटिंग के लिए एक नए प्लेटफॉर्म खड़े करना, एक काम हमारा है, कोऑपरेटिव का काम है। और भारत सरकार ने कोऑपरेटिव के लिए ढेर सारी मदद की। 10,000 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स के साथ जो झगड़ा चलता था वो तो समाप्त हो ही गया, माफ हो गए पैसे, परंतु आगे पर ये डिस्प्यूट न हो इस तरह से कानून में सुधार किया। सभी चीनी मिलों पर से एक प्रकार से बहुत बड़ा बोझ हटाने का काम किया। इथेनॉल ने चीनी मिलों की मुनाफे को बढ़ाया है। हमने चीनी के दामों को भी ढंग से मिल पाए, इसलिए अभी अभी मोदी जी ने एक फैसला लिया 10 लाख टन चीनी के निर्यात का, जिसका मैक्सिमम फायदा महाराष्ट्र की कोऑपरेटिव चीनी मिलों को मिलने वाला है। भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में हम सहकारिता को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हमने रैंकिंग की सिस्टम भी चालू की है। 7 प्रमुख क्षेत्र पैक्स, डेयरी, मत्स्य पालन, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, आवास क्रेडिट सोसाइटी, आवास की कोऑपरेटिव, क्रेडिट कोऑपरेटिव और खादी ग्राम उद्योग, इस सभी क्षेत्रों में हम रैंकिंग के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। इसमें ढेर सारे मानांक तय किए हैं। ऑडिट, गतिविधियां, सेवाएं, वित्तीय प्रदर्शन, आधारभूत संरचना और पहचान, ब्रांडिंग, इस सब को मिलाकर हमने 100 अंक रखे हैं। और आने वाले दिनों में एक क्रेडिट रैंकिंग इतना विश्वसनीय बनाएंगे जिसके आधार पर कोई भी बैंक को पैक्स को पैसा देने में कोई दिक्कत ना आए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को भी अपना विस्तार करने में कोई तकलीफ न पड़े। मोदी जी के नेतृत्व में सहकार से समृद्धि और समृद्धि से आत्मनिर्भरता, ये मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आज से यहां पर 3 काम एक साथ हो रहे हैं। एक तो 2025 के सहकारिता वर्ष का कैलेंडर के प्रकाशन के साथ ही उद्घाटन हुआ है। यहां पर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का अम्ब्रेला संगठन भी आज इसकी ऑफिस को शुरू कर रहा है। और तीसरा, इसके साथ जो 10,000 पैक्स बने हैं, इनको प्रोफेशनली काम करने के लिए पहला उनका प्रशिक्षण हम आगे कर रहे हैं। जो हमें प्रोफेशनल मैन पावर चाहिए, उसके लिए गुजरात के महान सहकारिता नेता त्रिभुवन दास पटेल के नाम से त्रिभुवन नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी की स्थापना भी इसी बजट सेशन में हम करने वाले हैं, जो सभी क्षेत्रों के लिए प्रोफेशनल हमें उपलब्ध कराएगी। और हमारा प्रशिक्षण का काम प्रोफेशनल अंदाज में डिग्री, डिप्लोमा और अपग्रेडेशन के कोर्सों के साथ आगे बढ़ेगा। मुझे विश्वास है मोदी जी ने सालों के बाद कोऑपरेटिव सेक्टर की एक मांग कि स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार में हो, इसको पूरा किया है। हम मोदी जी ने जो भरोसा रखा है उस पर खरे उतरेंगे और सहकारिता क्षेत्र आने वाले दिनों में ग्रामीण क्षेत्र, कृषि और युवाओं के लिए रोजगारी और समृद्धि का मार्ग बनेगा, इसका मुझे विश्वास है। मैं आज सभी सहकारी कार्यकर्ताओं को ये वर्ष, कोऑपरेटिव वर्ष जो है, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। भारत माता की जय। धन्यवाद।
आप देख रहे थे मुंबई गोरेगांव में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष पर आयोजित सेमिनार को संबोधित करते हुए केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत को विकसित बनाने में सहकारिता का बड़ा योगदान होगा। पैक्स ग्रामीण भारत की रीढ़ है और पैक्स को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ते हुए सहकारिता में नई जान फूंकी है। सहकारिता मंत्रालय के गठन से लेकर अभी तक उठाए गए तमाम कदमों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा मिल रहा है। और आइए अन्य खबरों की तरफ देखते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक के मद्देनजर गठित संयुक्त संसदीय समिति की आज हुई बैठक के दौरान जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद 10 विपक्षी सांसदों को केवल एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है। ये बैठक आज सुबह शुरू हुई थी और हंगामे के बाद इसे रोक दिया गया। वक्फ बिल पर आज जेपीसी बैठक में खूब हंगामा देखने को मिला है। जेपीसी की बैठक में इस कदर हंगामा बढ़ गया कि सांसदों की ओर से खूब नारेबाजी की गई। किया अगर आज हमने जम्मू कश्मीर के मीर वाइज को और उनके डेलीगेशंस को टाइम दिया, इन लोगों ने मांग किया था कि साहब जम्मू कश्मीर का कोई डेलीगेशन नहीं आया है, जम्मू कश्मीर चलना चाहिए, लेकिन जो हालात थे इधर विंटर्स में अगर वेस्ट बंगाल बिहार यूपी गए तो आज हमने बुलाया, आज हमने क्लास बाई क्लास इसीलिए अमेंड किया कि जम्मू कश्मीर के मीर वाइज फारूक का हम उनकी हेयरिंग को आज विटनेस सुन सकते हैं और प्रपोज अमेंडमेंट पे उनके क्या राय है। ऐसे हाउस ऑफ पार्लियामेंट उसमें बिल में आके हंगामा करना, नारे लगाना, शाउटिंग करना और जिस तरह से डिरोगेटरी या अनपार्लियामेंट्री शब्दों से हमको और हम लोग सबको गाली दे रहे थे, तो मुझे लगता है कि मजबूर होकर के हमारे माननीय सदस्य निशिकांत जी ने प्रस्ताव किया, उस पर सभी ने सर्वसम्मत से उनको निष्कासित कर दिया। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने हंगामे के लिए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इसे विपक्ष की बहुसंख्यकों के खिलाफ साजिश करार दिया। विपक्ष के ही लोगों का ये विचार है, खासकर ओवैसी साहब का, कि जम्मू कश्मीर के जो पूरे रिप्रेजेंटेशन है उसको हमने नहीं सुना और मीर वाइज को बनाना चाहिए। आज जब मीर वाइज के पहुंचने का था, सबसे पहले कश्मीर के बारे में विपक्षियों की क्या व्यूज़ है, विचार है, आज ये एक्सपोज हुआ। और एक्सपोज ये हुआ कि मीर वाइज वहाँ बैठे रहे, मीर वाइज के सामने इन लोगों ने हंगामा किया। जेपीसी का समय विंटर सेशन के लिए था। मैंने आज कहा कि विंटर सेशन के लिए यदि समय था तो उसको एक्सटेंड किया गया। यदि जिनको लगता था कि विंटर सेशन तक हम पूरा नहीं कर पाएंगे, उनको जेपीसी का मेंबर नहीं होना चाहिए था। ये अपोजिशन जो मेजॉरिटी है उसकी आवाज़ को दबाना चाहती है, हल्ला हंगामा करती है, ये किसी विषय पर बात नहीं करना चाहती है। और 27 की मीटिंग जो है सभी लोगों का, मतलब मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स जो हैं उनका ये सजेशन है कि 27 की मीटिंग होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि चेयरमैन वही डिसाइड करेंगे। 27 को मीटिंग होगी, 28 को नोट ऑफ डिसेंट आएगा और 29 को हम स्पीकर को इसको जमा करेंगे। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के नासिक में सहकारिता सम्मेलन को संबोधित किया। अमित शाह ने बताया कि किसान बहुत लंबे समय से अलग सहकारिता मंत्रालय की मांग कर रहे थे। सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ही हैं जिन्होंने किसानों की मांगें मानकर आजादी के 75 सालों बाद एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। मोदी जी के सामने देश भर के सहकारिता वाले मांग करते थे कि कोऑपरेटिव मंत्रालय बनाया जाए, मगर कोई नहीं सुनता था। मोदी जी ने आजादी के 75 साल के बाद एक सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है जो देश भर के किसानों की आय को बढ़ाने वाला है। आत्मनिर्भरता की अगर सबसे सुंदर व्याख्या कोई है तो सहकारिता है। सहकारिता के बगैर किसान आत्मनिर्भर नहीं बन सकता, उन्नत नहीं बन सकता और समृद्ध भी नहीं बन सकता। इसलिए मोदी जी ने सहकार से समृद्धि का नारा दिया है। वहीं अमित शाह ने इस मौके पर शरद पवार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शरद पवार 10 सालों तक केंद्रीय कृषि मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने अलग सहकारिता मंत्रालय नहीं बनाया। पवार साहब
आप 10 साल तक देश के कृषि मंत्री रहे, उस वक्त ये सहकारिता मंत्रालय आपके अंतर्गत आता था। आप महाराष्ट्र की जनता को जरा हिसाब दीजिए, महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव आंदोलन के लिए पवार साहब आपने क्या किया है, चीनी मिलों के लिए क्या किया है, पैक्स के लिए क्या किया है, किसान के लिए क्या किया है, कोऑपरेटिव के लिए क्या किया है। सिर्फ मार्केटिंग बनकर नेता बनना पर्याप्त नहीं है, जमीन पर काम करना पड़ता है पवार साहब। सहकारिता मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में किसानों के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए इथेनॉल की योजना, पैक्स का कंप्यूटराइजेशन जैसे अनेक कार्य किए। आज नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय का गठन किया, चीनी मिलों के लिए इथेनॉल की योजना लाए, इनकम टैक्स का मसला हल किया, पैक्स का कंप्यूटराइजेशन किया, पैक्स के मॉडल बायलॉज आए और पैक्स को मल्टी डायमेंशनल गतिविधियों के साथ जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पंजाब सरकार द्वारा विभव कुमार को Z+ सुरक्षा देने पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने सवाल उठाए हैं। स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि ये पूरी तरह से यकीन हो गया है कि अरविंद केजरीवाल ने ही उन्हें पिटवाया है। उन्होंने सवाल किया कि अगर ऐसा नहीं होता तो वे विभव कुमार का बचाव क्यों करते। कि विभव कुमार नामक गुंडे को Z+ सिक्योरिटी दी जा रही है पंजाब सरकार द्वारा। ये गुंडा है जिसने अरविंद केजरीवाल जी के ड्राइंग रूम में मुझे घसीट के बेरहमी से पीटा। मैं अब ये 6 महीने में पूरी तरीके से मानने लग गई हूँ कि मेरे को अरविंद केजरीवाल जी ने ही पिटवाया है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो क्यों विभव को इतना बचाते और कदम कदम पे उसको प्रमोट करते। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी को बहुत डर है कि अगर विभव कुमार नाराज हो गया तो वो इस देश को बता देगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने ही उसको बोला था मुझे पीटने के लिए। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में महिलाओं की स्थिति को लेकर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि आप पार्टी महिला विरोधी है। साथ ही कहा कि इस बार के चुनाव में अरविंद केजरीवाल सत्ता से बाहर होने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल स्टंप होने वाले हैं, क्लीन बोल्ड होने वाले हैं। उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली की जनता ही उनको क्लीन बोल्ड और साफ करके दिखाएगी। जनता चाहती है नलकों से साफ पानी, दिल्ली की हवा साफ चाहती है, दिल्ली की सड़कों को साफ चाहती है, दिल्ली में यमुना जी को साफ चाहती है। ये आपदा वाले जो हैं ये महिला विरोधी, महिलाओं का अपमान करने वाले हैं, महिलाओं को छलने वाले हैं, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करने वाले। स्वाति मालीवाल जी को इनकी अपनी सांसद को मुख्यमंत्री के घर बुलाकर अरविंद केजरीवाल जी ने पिटवाया। 1000 रुपए का वायदा अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब की महिलाओं से, दिल्ली की महिलाओं से किया, पूरा नहीं किया। महिलाओं को ठगा, महिलाओं को नलके से गंदा पानी दिलाया, दिल्ली में पानी की कमी कराई, टैंकरों से पानी लेने के लिए महिलाओं को कई घंटे तक इंतजार करवाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यमुना पर केजरीवाल द्वारा डुबकी लगाने को लेकर सवाल पूछा था। उसी पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि यमुना को लेकर अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए गए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव आयोग की स्थापना के 75वें वर्ष के अवसर पर 25 जनवरी को आयोजित मतदाता दिवस पर देश के मतदाताओं को संबोधित किया है। आइए देखते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त के इसी संदेश को। नमस्कार, आप सभी मतदाताओं का 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की पूर्व संध्या पर बहुत शुभकामनाएं। इस बार का राष्ट्रीय मतदाता दिवस और भी खास है क्योंकि आयोग ने अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरे किए हैं। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले यानी 25 जनवरी 1950 को हुई थी। हम हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। ये दिन मतदाताओं को समर्पित है, खासकर युवा मतदाताओं को। वर्ष 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में भारत ने कई नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। विश्व में किसी भी चुनाव में अभी तक के सबसे ज़्यादा 64.64 करोड़ मतदाताओं ने भाग लेकर विश्व कीर्तिमान बनाया है। महिला मतदाताओं ने भी जमकर कमान संभाली और 65.78% मतदान प्रतिशत के साथ महिला मतदाताओं ने पुरुषों की तुलना में ज़्यादा मतदान किया। पुरुषों का मतदान 65.55 था, उससे ज़्यादा किया और एक कीर्तिमान स्थापित किया। वहीं थर्ड जेंडर की बात की जाए तो पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले निर्वाचक नामावली में उनकी भागीदारी लगभग डबल हो गई और इसी प्रकार दिव्यांग मतदाताओं की 46% से भागीदारी बढ़ी। इसके साथ ही 85 वर्ष से अधिक उम्र के हमारे बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को होम वोटिंग की भी सुविधा प्रदान की गई और हमें प्रसन्नता है कि हमारे काफ़ी बुजुर्गों ने और दिव्यांग साथियों ने घर से मतदान में हिस्सा लिया। साथियों, चुनाव में हिंसा नहीं हुई। जिन राज्यों में अक्सर हिंसा होती थी वहाँ भी नहीं हुई। पुनर्मतदान भी लगभग नहीं के बराबर रहा। जम्मू और कश्मीर में लोकसभा चुनाव में जो बुनियाद रखी गई थी, वहाँ की आवाम ने विधानसभा चुनाव में उस बुनियाद पर ऊंची इमारत खड़ी की और मतदाताओं के चेहरे की चमक और हौसले ने दुनिया को शांति, सकारात्मकता और लोकतंत्र की शक्ति का पैगाम दिया। चुनावों में मतदान केंद्रों पर लगी वो सिर्फ लंबी कतारें नहीं थीं, बल्कि आवाम की उम्मीदों, जज्बातों और जमहूरियत की ताकत का बेहतरीन मंजर बयां करती थी। इसी प्रकार झारखंड और छत्तीसगढ़ के नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ में मतदाताओं ने वोट कर लोकतंत्र की आवाज़ को और भी मजबूत किया। देश के अलग अलग कोनों में मतदाताओं ने बायकॉट और बुलेट की जगह बैलेट को चुना। नक्सल प्रभावित इलाकों में बहुत से गांवों में लोगों ने आज़ादी के बाद पहली बार अपने ही गांव में पोलिंग स्टेशन पर मतदान किया। यह सब उनकी बढ़ती लोकतांत्रिक आस्था के नए नए आयाम पैदा कर रही थी। हमारे देश के मतदाताओं की परिपक्वता और समझदारी की जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। उनकी जागरूकता और विवेक के कारण ही लोकतंत्र हर दिन नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। मैं मतदाताओं के साथ साथ हमारी इस चुनावी यात्रा को सफलता के शिखर पर पहुंचाने के लिए इलेक्शन मशीनरी, सुरक्षा कर्मियों, पोलिंग स्टाफ को भी दिल से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने चुनाव को परफेक्शन, प्रिसीजन, पीसफुल तरीके से कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फ्रेंड्स, आज दुनिया भर में चुनावों के संचालन में पोलराइज्ड कैंपेन्स, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस और बढ़ते साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों का दौर चल रहा है। मिस इन्फॉर्मेशन और फेक नैरेटिव्स भी चुनावों में एक बड़ी चुनौती है। चुनावी प्रक्रिया पर बेबुनियाद आरोप लगा के मतदाताओं को गुमराह करने का एक डेंजरस ट्रेंड विश्व भर में चल रहा है। सोशल मीडिया पर एल्गोरिदम्स इस प्रकार के हैं कि जो भी कंटेंट आप देखते और सुनते हैं वही बार बार आपको परोसा जाता है और आपकी सोच को बिना दूसरे पक्ष को सुने पक्का करने का प्रयास किया जाता है। लोकतंत्र हम सबका है
यह हमारी साझी विरासत है जिस पर हर भारतीय मतदाता को गर्व है। पिछले 7 दशकों से हमने मिलकर भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती से संजोए रखा है। हमारे लिए आपका ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी सिक्के के वो 2 पहलू हैं जिन्हें हम कभी कंप्रोमाइज़ नहीं होने देंगे। मतदाताओं के साथ साथ राजनीतिक दलों ने भी लोकतंत्र को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। यह हम सबकी जिम्मेदारी है और ख़ास तौर पर राजनीतिक दलों की कि चुनाव प्रचार करते समय उन्हें डिसरप्टिव कैंपेनिंग से बचना चाहिए ताकि हमारे युवा भ्रमित होकर चुनावी प्रक्रिया से दूर ना हो। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम सभी को लोकतंत्र और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की याद दिलाता है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा और विविधता से भरा हुआ लोकतंत्र है। हमें इस बात की खुशी है कि देश में अब वोटर्स की संख्या 99 करोड़ से पार कर गई है और हम शीघ्र ही 100 करोड़ इलेक्टर्स की संख्या पार करने वाले देश बन जाएंगे। यह कई देशों की कंबाइंड वोटर्स की संख्या से भी ज़्यादा है। हाल के वर्षों में हाई वोटर टर्नआउट सुनिश्चित करने में हमारी उपलब्धियां उत्साहजनक रही हैं। हमने पिछले 3 राष्ट्रीय चुनावों में 65% वोटर टर्नआउट के आंकड़े को छुआ है। हालांकि हमें अभी भी एक लंबी दूरी तय करनी है। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि आने वाले चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाएंगे, वोट करने जाएंगे और लोकतंत्र को और सशक्त बनाएंगे, क्योंकि वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर करेंगे हम। एक बार फिर मैं आप सभी को 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव आयोग की स्थापना के 75वें वर्ष के अवसर पर मतदाता दिवस, जो कि 15वां मतदाता दिवस है, उसकी पूर्व संध्या पर अपने संदेश में कहा कि भारत में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव ने दुनिया को भारत के लोकतंत्र की ताकत का एहसास कराया है। मतदाताओं की परिपक्वता और जागरूकता के कारण ही लोकतंत्र नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। मिस इन्फॉर्मेशन और फेक नैरेटिव मतदाताओं को गुमराह करने का एक ट्रेंड पूरी दुनिया में चल रहा है। ऐसे में निर्वाचन आयोग पर मतदाताओं का अटूट विश्वास देश और लोकतंत्र को मजबूत बना रहा है। 15वें मतदाता दिवस की उन्होंने सभी मतदाताओं को, देशवासियों को बधाई दी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।